एक बार एक गांव में हीरा नाम का बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और उसकी छोटी बहन थी। वो मोची का काम किया करता था। उससे जो भी पैसा कमाता उसी से अपने परिवार का गुजारा चलता था। अरे भाई, जरा इस जूते को तो सिल देना, चलते हुए अचानक से फट गया। जी साहब, इसका तला अलग हो गया है, मैं अभी सील देता हूँ। अच्छा, थोड़ा जल्दी करो। हाँ, कितने रुपए लगेंगे ये बनाने में? वैसे तो 50 रुपए लगते हैं साहब, लेकिन अपनी इच्छा से जो दे दे। तभी वहाँ से दो व्यक्ति बात करते हुए गुजरते हैं और सभी का ध्यान उनकी बातों पर जाता है। तुमने सुना, कुछ दिनों से नेताजी गांव का दौरा करने आ रहे हैं। हाँ भाई, इसीलिए गांव में सफाई चल रहा है। रोज प्रधान के घर के आगे लोगों की बैठक लगी रहती है। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है, प्रधान सारे अच्छे काम तभी करते नजर आते हैं। कुछ नहीं भाई, ये सब भी एक दिखावा है। नेताजी प्रसन्न होकर कोई ना कोई इनाम घोषित कर देंगे, वो भी प्रधान की जेब में ही चला जाएगा। हीरा वहाँ बैठकर उन सब की बातें सुनते हुए चुपचाप अपना काम कर रहा था और सोचने लगता है। कोई भी आए, खैर हमें उससे क्या लेना देना। हमारे तो वही गरीबी के दिन और वही गरीबी की रात। गरीब चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, ना तो उसके बारे में नेता सोचता है और ना सरकार। उस गांव का प्रधान बहुत ही लालची था। वो सरकारी काम के नाम पर पैसे ऐंठता और उससे अपनी जेब भर लेता था। उसने आज तक गांव या उसके गरीब लोगों के बारे में भी कभी नहीं सोचा। नेताजी का गांव के दौरे पर आना उसके लिए ऐसा ही एक पैसे ऐंठने वाला मौका था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अगले दिन सुबह प्रधान अपनी गाड़ी में आता है। ये तुम जितने भी लोगों ने सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगाई हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी खाली कर दो। नेताजी आएंगे और ये देखेंगे तो उनके सामने गांव की क्या इज्जत रहेगी। सभी लोग प्रधान के सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं। अगर वो अपनी दुकान वहाँ से हटा लेंगे तो फिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इस पर प्रधान गुस्सा होकर बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर शाम तक दुकानें नहीं हटी तो मैं तुम जैसे लोगों से अच्छी तरह से निपटना जानता हूँ। प्रधान गांव के लोगों पर ऐसे ही अपना रौब जमाता है। इस पर हीरा को गुस्सा आ जाता है और वो सभी के सामने अपने हक में प्रधान से बोलता है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इस पर प्रधान के आदमी गाड़ी से उतरकर आ जाते हैं और हीरा को मारने लगते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अब तुम्हारी सिर्फ दुकान यहाँ से नहीं हटेगी, बल्कि तुम इस गांव से भी निकाले जाओगे। ये बात सुनकर हीरा एकदम चौंक जाता है और परेशान हो जाता है। पता नहीं ये लोग और उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। प्रधान अपने आदमियों से कहकर हीरा का तुड़वा देता है और वे उसे धक्के मारकर गांव से निकाल देते हैं। कोई और है जो मेरे खिलाफ बोलना चाहेगा? इतना सब झेलने के बाद हीरा अपना सामान लेकर घर आता है और जो भी उसके साथ हुआ परिवार वालों को बताता है। वे ये सब बताते बताते रोने लगता है। कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करते। जिनका कोई नहीं था उनके भगवान होते हैं। हम गांव के बाहर पुराने वाले घर में जाकर रह लेंगे। तुम देखना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हीरा की माँ एक बहुत ही सहज स्वभाव की एवं पूजा पाठ करने वाली औरत थी। वो हीरा को समझा ही होती है कि तभी उन्हें अपने दरवाजे पर एक आहट सुनाई देती है और जब हीरा दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक बूढ़े बाबा खड़े होते हैं। घर पर कोई है क्या? थोड़ी सी भिक्षा मिल सकती है? उस बाबा की ऐसी बात सुनकर हीरा की माँ अंदर से जाकर जो कुछ भी थोड़ा उसके पास सामान बचा हुआ था भिक्षा के लिए ले आती है। लेकिन वो कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि बाबा के रूप में खुद देवता था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। ये लो, इस बाबा को भिक्षा देने के बदले तुम ये कुछ टमाटर के बीज रख लो। ये कोई साधारण बीज नहीं है। इससे तुम जो भी पेड़ लगाओगे और उससे जो भी चाहोगी वो सब मिलेगा। जी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके बाद अपने पुराने घर जाकर हीरा की माँ उस बीज को लगा देती है और कुछ ही दिनों में वो बीज टमाटर के पौधे में बदल जाता है। वो कोई आम पौधा नहीं था, बल्कि जादुई था। हीरा अब सामान ढोकर बाजार ले जाने का काम किया करता था। अगर ये पौधा जादुई है और ये बात वाकई सच है, तो क्यों ना मैं इसे एक लकड़ी की गाड़ी मांग लूं? ऐसे मेरा भी काम आसान हो जाएगा। हीरा उस टमाटर के पेड़ के पास जाता है और उसे एक लकड़ी की गाड़ी मांगता है। तभी देखते ही देखते हीरा के आंगन में अपने आप एक लकड़ी की बड़ी सी गाड़ी आ जाती है। ये देखकर अब हीरा सोच में पड़ जाता है कि क्यों ना गाड़ी के साथ साथ मैं एक बेल भी मांग लूं। टमाटर के पेड़, लकड़ी की गाड़ी के साथ साथ मुझे एक बेल भी दे दो। जैसे ही हीरा टमाटर के पेड़ से बेल मांगता है, देखते ही देखते वहां एक बेल प्रकट हो जाता है। अब हीरा अपना सामान इसी बेल गाड़ी पर लाद कर शहर ले जाया करता था। ये गाड़ी वो बेल दोनों ही जादुई थे। कितना भी सामान लादने पर ना बेल थकता था और ना गाड़ी पर खरोच भी आती थी। ये लो, चारा खा लो। बैल गर्दन हिलाकर खाने को मना कर देता है। मैं तुम्हें 2 दिन से चारे खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अब तक एक दाना तक नहीं खाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जादुई होने के कारण तुम खाना खाए बिना ही रह सकते हो? जादुई टमाटर के पेड़ के आने के बाद हीरा की जिंदगी में सब सही चल रहा होता है। देखते ही देखते वो उस गांव, वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वो उस जादुई बैलगाड़ी की मदद से अपना व्यापार चारों तरफ फैला लेता है। साहब, आपको नेताजी ने खाने पर बुलाया है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जरूर उन्हें व्यापार सिलसिले में कुछ बात करनी होगी। अगले दिन जब हीरा नेताजी से मिलने जाता है तो वहाँ पर प्रधान भी मिलता है। प्रधान हीरा की कामयाबी देखकर जलने लगता है। इनसे मिलो प्रधान, ये शहर के जाने माने व्यापारी हीरा हैं। जी नेताजी, इन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रधान जलन के कारण मन ही मन सोचता है, ये जूते सिलने वाला मामूली सा मोची एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन प्रधान अपने कुछ आदमियों को लेकर हीरा के घर पहुंच जाता है। वो हीरा के घर किसी नेक इरादे से नहीं आया था। अभी तुम सबको मजा चकाता हूँ। बड़ा व्यापारी बनता था ना नेताजी के सामने, एक जूता सिलने वाला अब हमारी बराबरी करेगा। लेकिन जैसे ही प्रधान हीरा के घर के अंदर पांव रखता है, वो जोर से गिर जाता है। उसके बाद बेल अपनी रस्सी से खुल जाता है और प्रधान और उसके आदमियों को मार मार कर बुरा हाल कर देता है। वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। उस टमाटर पेड़ ने ही हीरा, उसके परिवार की जान बचा ली थी। गरीब की जादुई ड्रैगन फ्रूट। कुसुमपुर गांव में किशोरी लाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो अपने खेतों में उगे ड्रैगन फ्रूट को ठेले पर बाजार ले जाकर बेचा करता था। किशोरी लाल के 2 संतान थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके बेटे का नाम शिवम था और बेटी का नाम सुरभि। उसकी बेटी सुरभि की गांव के प्रधान के बेटे के साथ शादी तय हुई थी। एक बार किशोरी लाल ने अपनी बेटी सुरभि को बुलाया और उससे कहने लगा, बेटी, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? पापा, मुझे तो बहुत सारी चीज चाहिए, जैसे ढेर सारे कपड़े, जेवर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बने। ठीक है मेरी बेटी, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। पर पिताजी, इन सब में तो ढेर सारे पैसे लगेंगे। इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? अरे, तू इसकी चिंता क्यों कर रही है? तुम्हारी शादी के लिए तो मैंने पहले से ही पैसे जोड़ के रखे हैं। विवाह में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर सुरभि मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। उसी गांव में दीपेश नाम का लड़का रहता था। शिवम और दीपेश की जरा भी नहीं बनती थी। वो दोनों हर वक्त लड़ते थे। कुछ दिनों पहले ही दोनों की लड़ाई हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए दीपेश मौका ढूंढ रहा था और इधर देखते ही देखते सुरभि की शादी का दिन करीब आ रहा था। अब शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता कहती है, सुनिए जी, आपने बैंक में जो पैसे जोड़े हैं उसको जाकर निकाल लाइए ना, ताकि विवाह की तैयारी शुरू की जा सके। हाँ, तुम ठीक कहती हो। कल ही मैं बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा।
अगले दिन किशोरी लाल पैसे लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी बाहर खड़ा उसका बेटा शिवम कहता है, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था। तुझे कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये बात वहाँ खड़ा दीपेश का मित्र कमलेश सुन लेता है और दीपेश को जाकर सारी बातें बताता है। कमलेश, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। कमलेश, कैसा हो? अगर हम शिवम के पिता से सारे पैसे छीन लें, ये शादी तो रुक ही जाएगी। ऊपर से उस शिवम और उसके परिवार की भरी सभा में पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तूने। चल चलते हैं। ऐसा कहकर दीपेश और उसका मित्र दोनों मुंह पर कपड़ा बांधकर किशोरी लाल के पीछे जाते हैं। किशोरी लाल बैंक से पैसे निकालकर अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी दीपेश और उसका दोस्त पीछे से आते हैं और किशोरी लाल के हाथ से पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। किशोरी लाल उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों बहुत तेजी से भाग जाते हैं। तब किशोरी लाल जोर जोर से रोते हुए कहता है, भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? उधर किशोरी लाल के घर पर खुशी का माहौल छाया हुआ है। किशोरी लाल रोते रोते अपने घर पहुंचता है। किशोरी लाल को ऐसी हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं और किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता घबराती हुई उससे पूछती है, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप इतना रो क्यों रहे हो? लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लुट गए? आप ये क्या कह रहे हो? मैं बैंक से पैसे लेकर आ ही रहा था कि दो लुटेरे मेरे पैसे लेकर भाग गए। हे राम, ये क्या हो गया? अब हमारी सूरबी की शादी कैसे होगी? कुसुमलता के चिल्लाते ही मेहमानों में हलचल मच गई और जैसे ही मेहमानों को सारी बातें पता चली, वो सारे अपने अपने घर चले गए। चारों तरफ गम का माहौल छा गया। किशोरी लाल से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो बाहर निकलकर अपने खेत की तरफ आ गया। किशोरी लाल वहाँ बैठकर जोर से रोता रहता है। तभी अचानक खेत से आवाज आती है, किशोरी लाल, किशोरी लाल। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, पर जब उसने चारों तरफ नजर घुमाया तो आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे एक ड्रैगन फ्रूट दिखाई देता है। किशोरी लाल, मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें शायद याद ना हो, पर कुछ दिन पहले तुमने एक भिखारी को भरपेट भोजन करवाया था। वो कोई भिखारी नहीं, बल्कि एक महात्मा साधु थे। तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप वो मुझे तुम्हारे खेत में छोड़ कर गए हैं। और मुझे कोई साधारण ड्रैगन फ्रूट समझने की भूल मत करना। मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। पर तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो और मिट्टी के बर्तन में रख दो। ऐसा करते ही वो मिट्टी का बर्तन सोने में बदल जाएगा। तुम उन्हें बाजार में बेच देना। उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा, उस पैसे से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना। किशोरी लाल जादुई ड्रैगन फ्रूट की बातें सुनकर खुश हो जाता है। उसको अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को कमरे में बुलाकर सारी बातें बताता है। फिर घर के सारे मिट्टी के बर्तन एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक करके सारे बर्तनों में जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखता है। जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखते सारे मिट्टी के बर्तन सोने के बन जाते हैं। किशोरी लाल की पत्नी ये देखकर दंग रह जाती है। किशोरी लाल दोबारा सभी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और अपने घर पर फिर से शहनाया बजने लगती है। फिर से चारों तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है। किशोरी लाल और शिवम सुरभि की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं और सुबह शिवम खुशी खुशी अपने बहन को विदा कर देता है। उसकी बहन को विदा करते देख दीपेश हैरान रह जाता है। उसे तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था और वो खुले मुंह हैरान होकर देखता ही रह गया। महेश गांव से शहर आया था काम की तलाश में। वो 14 साल का था। भाई, आपके पास मेरे लायक कोई काम है? नहीं बेटा, आगे और दुकान है, तुम चाहो तो एक बार वहाँ जाकर पूछ लो। महेश आगे बढ़ गया। वो धर्मेश की दुकान पर पहुंचा। भाई, आपके पास मेरे लायक कोई काम है? काम तो है, लेकिन
क्या तुम ये कर पाओगे? घंटों तक इस खौलते हुए तेल के पास काम करना है। मैं जलेबी बेचता हूँ और जलेबी बनाने के लिए इस तेल की कढ़ाई के पास ही खड़े रहना होता है। मैं कर लूँगा। ठीक है, मैं महीने के 5,000 दे सकता हूँ। रहना और खाना भी मैं ही दूंगा। महेश ने सोचा, भले ही 5,000 बहुत छोटी रकम है, पर कम से कम 5,000 तो मैं घर भेज सकता हूँ ना। और वैसे भी ये भाई मेरे रहने और खाने के इंतजाम तो कर ही लेंगे। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। ठीक है फिर। धर्मेश महेश को अपने घर ले गया। श्रीदेवी, ये महेश है। आज से ये हमारी दुकान पर काम करेंगे और यही हमारे साथ रहेंगे। ठीक है महेश, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। श्रीदेवी ने महेश को खाना दिया और उससे बातें करने लगे। महेश के सोने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया। धर्मेश भाई और भाभी दोनों बहुत अच्छे हैं। भले ही मेरी कमाई कम हो रही है, लेकिन दोनों मेरे खाने और रहने का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी धर्मेश भाई से काम सीखना होगा। महेश खुश था। अगली सुबह महेश और धर्मेश दोनों दुकान पर पहुंचे। महेश ने दुकान में झाड़ू लगाई और धर्मेश जलेबी बनाने की तैयारी करने लगा। देख महेश, रोज इस कढ़ाई को अच्छे से साफ करना और इसके बाद ही इसमें तेल डालना। जी भैया। धर्मेश ने कढ़ाई साफ की और उस बड़ी सी कढ़ाई में ढेर सारा तेल डाल दिया। अब इस तेल के खौलने तक का इंतजार करना। तब तक मैं जलेबी के लिए मैदा घोल लेता हूँ। धर्मेश ने महेश को जलेबी का मैदा घोलना सिखाया। अब बारी है सबसे मुश्किल काम की। इस मैदे के घोल को तेल में छोड़ना, ये कला है। महेश कढ़ाई के नजदीक आया। बाप रे, ये तो बहुत गर्म है। हाँ, इसका एक भी छींटा इंसान के शरीर को जला सकता है। बाप रे। धर्मेश ने बड़ी सावधानी से आटे को तेल में छोड़ा। ऐसे ही दूरी बना के चम्मच से धीरे धीरे मैदे को तेल में छोड़ना, वरना तेल का छींटा उड़ेगा। धर्मेश ने कई बार करके दिखाया। धर्मेश भाई, अब मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। हाँ हाँ, पर सावधानी से। महेश ने जैसे ही जलेबी का मैदा तेल में छोड़ा तो तेल का छींटा उसके हाथ पर उड़ा और महेश जोर से चिल्लाने लगा। अरे क्या हुआ? धर्मेश ने महेश के हाथ से चम्मच ले लिया और देखा कि तेल के छींटे से उसके हाथ में बड़ा सा छाला पड़ गया था। इसीलिए मैंने कहा था सावधानी से करना। तो फिक्र मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगा। महेश के छाले पर जलन हो रही थी और दर्द भी। ये देखकर धर्मेश बोलने लगा, एक काम कर, तू घर जाकर आराम कर। नहीं भाई, कुछ देर में ठीक ही हो जाएगा। मैं यहीं बैठता हूँ। ठीक है फिर, तेल से दूर बैठना। महेश बाहर काउंटर पर बैठ गया और धर्मेश रोज की तरह जलेबी बनाने लगा। महेश उन जलेबी को ग्राहकों को देने लगा, पर महेश को बुरा लग रहा था कि धर्मेश भाई को ही ज्यादा काम करना पड़ रहा था। अगली सुबह दुकान खोलते ही महेश ने काम करना शुरू कर दिया। उसने दुकान साफ की, कढ़ाई साफ की और फिर कढ़ाई में तेल डाला। महेश, अब तू तेल की कढ़ाई से दूर हट जा। नहीं धर्मेश भाई, आज तो मैं जलेबी तेल में डालना सीख कर ही रहूंगा। ठीक है, पर आज बहुत हल्के हाथ से डालना। ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा। धर्मेश ने जलेबी का मैदा घोल दिया और फिर वो कढ़ाई के पास आया। महेश ने बहुत हल्के हाथ से तेल में जलेबी डाला। इस बार उसने सही तरीके से डाला और उस पर तेल भी नहीं उड़ा। वो बहुत खुश था। देखिए भाई, बहुत अच्छा, ऐसे ही डालो। महेश ने 2-3 और जलेबी डाल दिए और फिर जब उसने खुश होकर एक और जलेबी डाला तो फिर उसके हाथ पर तेल का छींटा उड़ा और वो जोर से चिल्लाया। अरे फिर से महेश के हाथ पर 2-3 छाले पड़ गए। फिर धर्मेश ने उसके हाथ पर क्रीम लगाई। अब तो तू तेल से दूर ही रह, मेरी ही गलती थी। तू अभी भी बच्चा है, गरम तेल के पास काम कैसे कर सकता है? तू काउंटर पर बैठ जा। महेश काउंटर पर बैठ जाता है और वो सोच रहा था कि कहीं धर्मेश उसे काम से ना निकाल दे। फिर ग्राहक आते गए और धर्मेश जलेबी बनाता गया और महेश जलेबी पैक करके ग्राहकों को देता गया। धर्मेश की दुकान के सामने एक पेड़ था जिसके नीचे एक महात्मा आकर बैठे। महेश गौर से उस महात्मा को देख रहा था। बाबा के कपड़े फटे हुए थे और शरीर से भी बहुत कमजोर दिख रहे थे। क्या हुआ महेश? धर्मेश भाई, उस महात्मा की हालत देखिए,
उन्हें देखकर मुझे अपनी गांव की गरीबों की याद आ गई। लेकिन तू इस महात्मा की मदद कर सकता है। जाकर एक जलेबी उस बाबा को देकर आ जा। महेश ने जलेबी पैक किया और उस पेड़ के पास गया। ये लो बाबा, खा लो। शुक्रिया बेटा, आज बिना मांगे तुमने मुझे खाना दे दिया। भगवान तेरी हर मनोकामनाएं पूरी करे। अगर भगवान मेरी बात सुन रहे होते तो मेरी ये हालत थोड़ी ना होती। ये देखिए, जब भी तेल में जलेबी डालने जाता हूँ तो तेल के छींटे उड़ते हैं। गांव से यहाँ आया हूँ कुछ पैसे कमाकर माँ पिता की मदद करने के लिए, पर पता नहीं क्या होगा। तो फिक्र मत कर बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महेश वापस दुकान की ओर चल पड़ा और जब वो दुकान में पहुंचा तो देखा उसके हाथ पर भी छाल नहीं था। तेरे हाथ में 3-4 छाले थे ना, वो कहाँ गए? अब तक तो थे, पर अब पता नहीं। महेश उस महात्मा की ओर देखा और महात्मा मुस्कुराने लगे। तभी महात्मा के शरीर के आसपास रोशनी दिखने लगी और महात्मा उसके पास आकर कहने लगे, बेटा, अब तू अगर खौलते हुए तेल में भी हाथ डालेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर महात्मा वहाँ से गायब हो गए। ये सब देखकर महेश और धर्मेश आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वो महात्मा जरूर भगवान का ही स्वरूप होंगे। तो बहुत भाग्यवान है कि उन्होंने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई है। हाँ धर्मेश भाई, आप सही कह रहे हो, पर क्या मैं सच में खौलते हुए तेल में हाथ डाल सकता हूँ? महेश ने तेल का एक कतरा अपने हाथ पर डाला तो उसे तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं लगा। भाई, ये तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं है। क्या इतना गर्म खौलता हुआ तेल तुझे गर्म नहीं लग रही है? फिर महेश ने तेल की कढ़ाई में हाथ डाला, लेकिन उसका हाथ जला नहीं। ये देखकर धर्मेश और महेश दोनों हैरान रह गए। महेश अपने हाथ से खौलते तेल से जलेबी निकालने लगा। बाजार से गुजरने वाले लोग उसका ये करतब देखकर हैरान रह गए। धर्मेश के ग्राहक बढ़ गए। धर्मेश की दुकान चल पड़ी। महेश की पगार भी 5,000 से 30,000 हो गई। अब वो अपने माता पिता को खूब सारे पैसे भेजा करता था। खौलते तेल में हाथ डालने वाला महेश कुछ ही दिनों में मशहूर हो गया। कुसुमपुर गांव में किशोरी लाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो अपने खेतों में उगे ड्रैगन फ्रूट को ठेले पर बाजार ले जाकर बेचा करता था। किशोरी लाल के 2 संतान थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके बेटे का नाम शिवम था और बेटी का नाम सुरभि। उसकी बेटी सुरभि की गांव के प्रधान के बेटे के साथ शादी तय हुई थी। एक बार किशोरी लाल ने अपनी बेटी सुरभि को बुलाया और उससे कहने लगा, बेटी, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? पापा, मुझे तो बहुत सारी चीज चाहिए, जैसे ढेर सारे कपड़े, जेवर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बने। ठीक है मेरी बेटी, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। पर पिताजी, इन सब में तो ढेर सारे पैसे लगेंगे। इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? अरे, तू इसकी चिंता क्यों कर रही है? तुम्हारी शादी के लिए तो मैंने पहले से ही पैसे जोड़ के रखे हैं। विवाह में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर सुरभि मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। उसी गांव में दीपेश नाम का लड़का रहता था। शिवम और दीपेश की जरा भी नहीं बनती थी। वो दोनों हर वक्त लड़ते थे। कुछ दिनों पहले ही दोनों की लड़ाई हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए दीपेश मौका ढूंढ रहा था और इधर देखते ही देखते सुरभि की शादी का दिन करीब आ रहा था। अब शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता कहती है, सुनिए जी, आपने बैंक में जो पैसे जोड़े हैं उसको जाकर निकालना ये ना, ताकि विवाह की तैयारी शुरू की जा सके। हाँ, तुम ठीक कहती हो। कल ही मैं बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा। अगले दिन किशोरी लाल पैसे लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी बाहर खड़ा उसका बेटा शिवम कहता है, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था। तुझे कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये बात वहाँ खड़ा दीपेश का मित्र कमलेश सुन लेता है और दीपेश को जाकर सारी बातें बताता है। कमलेश, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। कमलेश, कैसा हो? अगर हम शिवम के पिता से सारे पैसे छीन लें, ये शादी तो रुक ही जाएगी। ऊपर से उस शिवम
और उसके परिवार की भरी सभा में पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तूने। चल चलते हैं। ऐसा कहकर दीपेश और उसका मित्र दोनों मुंह पर कपड़ा बांधकर किशोरी लाल के पीछे जाते हैं। किशोरी लाल बैंक से पैसे निकालकर अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी दीपेश और उसका दोस्त पीछे से आते हैं और किशोरी लाल के हाथ से पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। किशोरी लाल उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों बहुत तेजी से भाग जाते हैं। तब किशोरी लाल जोर जोर से रोते हुए कहता है, भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? उधर किशोरी लाल के घर पर खुशी का माहौल छाया हुआ है। किशोरी लाल रोते रोते अपने घर पहुंचता है। किशोरी लाल को ऐसी हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं और किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता घबराती हुई उससे पूछती है, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप इतना रो क्यों रहे हो? लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लुट गए? आप ये क्या कह रहे हो? मैं बैंक से पैसे लेकर आ ही रहा था कि दो लुटेरे मेरे पैसे लेकर भाग गए। हे राम, ये क्या हो गया? अब हमारी सूरवी की शादी कैसे होगी? कुसुमलता के चिल्लाते ही मेहमानों में हलचल मच गई और जैसे ही मेहमानों को सारी बातें पता चली, वो सारे अपने अपने घर चले गए। चारों तरफ गम का माहौल छा गया। किशोरी लाल से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो बाहर निकलकर अपने खेत की तरफ आ गया। किशोरी लाल वहाँ बैठकर जोर से रोता रहता है। तभी अचानक खेत से आवाज आती है, किशोरी लाल, किशोरी लाल। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, पर जब उसने चारों तरफ नजर घुमाया तो आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे एक ड्रैगन फ्रूट दिखाई देता है। किशोरी लाल, मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें शायद याद ना हो, पर कुछ दिन पहले तुमने एक भिखारी को भरपेट भोजन करवाया था। वो कोई भिखारी नहीं, बल्कि एक महात्मा साधु थे। तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप वो मुझे तुम्हारे खेत में छोड़ कर गए हैं। और मुझे कोई साधारण ड्रैगन फ्रूट समझने की भूल मत करना। मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। पर तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो और मिट्टी के बर्तन में रख दो। ऐसा करते ही वो मिट्टी का बर्तन सोने में बदल जाएगा। तुम उन्हें बाजार में बेच देना। उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा, उस पैसे से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना। किशोरी लाल जादुई ड्रैगन फ्रूट की बातें सुनकर खुश हो जाता है। उसको अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को कमरे में बुलाकर सारी बातें बताता है। फिर घर के सारे मिट्टी के बर्तन एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक करके सारे बर्तनों में जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखता है। जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखते सारे मिट्टी के बर्तन सोने के बन जाते हैं। किशोरी लाल की पत्नी ये देखकर दंग रह जाती है। किशोरी लाल दोबारा सभी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और अपने घर पर फिर से शहनाया बजने लगती है। फिर से चारों तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है। किशोरी लाल और शिवम सुरभि की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं और सुबह शिवम खुशी खुशी अपने बहन को विदा कर देता है। उसकी बहन को विदा करते देख दीपेश हैरान रह जाता है। उसे तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था और वो खुले मुंह हैरान होकर देखता ही रह गया। एक गांव में साइमन और सीना नाम के पति पत्नी अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम आना और दूसरी का नाम सोफिया था। आना साइमन की पहली बीवी से पैदा हुई थी। आना की सौतेली माँ हमेशा आना को कष्ट देती रहती थी और अपनी बच्ची को आराम से रखती थी। एक सुबह बड़ी ठंड पड़ रही थी। आना, ओ आना, सोए हो अभी तक? जल्दी से उठो, जाओ चाय बनाकर मुझे खाट के पास लाकर दे दो। माँ, बहुत ठंड है माँ, अभी उठ रही हूँ। तुरंत उठ जाओ, नहीं तो मेरी छड़ी उड़ जाएगी। आना किसी तरह ठिठुरते हुए उठी और चाय बनाने लगी। अब झाड़ू पोछा करके कपड़े भी धो ले। खाना अच्छा बनाना, नहीं तो सर पर ही मारूंगी। आना को अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। जब ठंडी कम हुई तब मच्छरों का आतंक शुरू हो गया। घर में 4 मच्छरदानी थी,
लेकिन एक फटी हुई मच्छरदानी ही आना के हिस्से में आई। रात को मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह हुई। ओ महारानी, कितना सोएगी? चल उठ जल्दी से, सारा काम पड़ा है। हो माँ, रात भर मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया, इसीलिए सवेरे नींद नहीं खुली। बहाना मत बना, चल चुपचाप काम पर लग जा। सीना, क्यों डांट रही हो बेटी को? तुम बीच में मत बोलो। ये काम धाम नहीं करेगी तो ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। अच्छा, ये सोफिया जब ससुराल जाएगी तो क्या काम अपने सास से करवाएगी? ओहो, अरे सोफिया तो अभी बच्ची है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं, ये तुम्हारे लाड प्यार और उसकी आलस का नतीजा है। देखो कितनी मोटी हो गई है। काम करने से शरीर फिट रहता है। अब आना को ही देख लो, कितनी चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप तो हमेशा आना की तारीफ करते रहते हैं, जैसे सोफिया आपकी बेटी ही नहीं। आना घर का सारा काम काज करने के बाद मच्छरदानी लेकर उसे सीने लगा। आना बेटी, तुम मेरी मच्छरदानी ले लो और ये मुझे दे दो। मेरी मच्छरदानी में तुम्हें रात भर अच्छी नींद आएगी। देखो, मच्छरों ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से काटा है, जगह जगह निशान बन गए हैं। पापा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपनी मच्छरदानी को सीकर सही कर लूंगी। अब मुझे मच्छर नहीं काटेंगे। माँ ने आना को बगीचे से फूल लाने के लिए भेज दिया। उस राज्य के राजकुमार ने जब आना को देखा तो देखता ही रह गया। आना ने एक नजर उठाकर सुंदर राजकुमार की तरफ देखा और शर्म से लाल हो गई। वो तेज कदमों से घर की तरफ भाग चली। रात होने के बाद सभी लोग सोने चले गए। सोफिया ने देखा कि आना बड़े चैन की नींद सो रही है। वो उसके खाट के पास चली गई और मच्छरदानी में उंगली डालकर छेद करने लगी। इतना ही नहीं, वो चाकू लेकर आई। उसने मच्छरदानी को कई जगह से काट दिया और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। आना की फटी हुई मच्छरदानी में घुसकर मच्छरों ने उसे जगह जगह काट लिया। उसकी नींद हराम हो गई। दूसरे दिन आना के पापा, मम्मी और सोफिया एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आना घर में अकेली थी। वो अपनी फटी हुई मच्छरदानी को लेकर आंसू बहा रही थी। अचानक एक रोशनी के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। बालिके, तुम क्यों रो रही हो? मेरी मच्छरदानी फट गई है। रात भर मच्छरों ने काटकर मेरा बुरा हाल कर दिया है और सवेरे जल्दी उठकर घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरी जिंदगी का हाल भी इसी फटी हुई मच्छरदानी की तरह है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत नेक दिल हो। अब तुम्हारे कष्ट के दिन पूरे हो गए हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक नई मच्छरदानी दे रही हूँ। लो। मेरी छोटी बहन सोफिया इसे भी फाड़ डालेगी। मुझे फिर से रात भर मच्छर काटेंगे। बेटा, ये कोई साधारण मच्छरदानी नहीं है। ये एक चमत्कारी जादुई मच्छरदानी है। ये आजीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम जो उचित वस्तु या धन चाहोगी, ये मच्छरदानी तुम्हें दे देगी। इसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से आना को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों से सज्जित कर दिया। वो एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमारी की तरह लग रही थी। परी माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परी आकाश मार्ग में उड़कर चली गई। रात हो गई। आना बड़े आराम से नई मच्छरदानी के अंदर सो गई। उसकी छोटी बहन सोफिया और उसकी माँ दोनों उसके खाट के पास आ गए। माँ, ये इतनी बदल कैसे गई? इतनी अच्छी मच्छरदानी इसे कहाँ से मिल गई? बड़े मजे से सो रही है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। चाचा, जल्दी जाकर चाकू लेकर आओ। जल्दी जाओ।
सोफिया और उसकी माँ दोनों मिलकर चाकू लेकर मच्छरदानी की तरफ बढ़ी। और ये क्या, मच्छरदानी से तेज किरणें निकली और दोनों माँ बेटी धराशायी हो गई। अरे मर गई रे, अरे बचाओ रे, कमर टूट गई रे, उठा नहीं जाता, अरे मच्छर भी काट रही है। माँ मेरी भी कमर टूट गई है, मुझे बचाओ। अरे अरे ये सारे मच्छर मुझे ही खाए जा रहे हैं, अरे ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। जैसी करनी वैसी भरनी, अब भी आंखें खोल कर देख लो, एक ना एक दिन पाप का फल जरूर मिलता है। आना से माफी मांगो। आना बेटे, मुझे माफ कर दो। दीदी, मुझे माफ कर दो। आना ने दोनों माँ बेटी को उठा लिया। उनके राज्य के राजकुमार ने आना के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा और राजकुमार और आना का सुंदर ढंग से विवाह प्रसन्न हुआ। आना राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बहुत पुरानी बात है। बटुक एक गरीब किसान था। 2 साल पहले साइकिल से गिर गया था। उसके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि उसे बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ता था। खेती से इतनी ही आमदनी होती थी कि खाने पीने का काम चल जाता था। पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी चंपा ने उन्हें अलग कर दिया था। देखो शारदा, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है। मैंने सोचा घर ले चलो, इसकी सब्जी बनाकर भोग लगा देना। रात में मधु की शादी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं। जितना पैसा था वो सब खर्च हो गए, अब कहाँ से आएगा? माँ, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मधु, किसी तरह से लड़के वाले राजी हुए हैं बेटी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च दे सके। हम तो निपट अनपढ़ गवार ही रह गए। बिटिया पढ़ना चाहती थी, पर गरीबों को सपने पूरे करने का भी हक नहीं है। पैरों से भी लाचार हो गया, वरना इतना तो खेती से ही निकल जाता था। मैंने सोचा था कल मधु के लिए कोई गहना खरीद लूं। क्या करूं? राशन पानी, घर की रंगाई पुताई में ही कुल 2000 रुपए खर्च हो गए। जीवन भर में गहनों को तरसती रही। सोचा था अपनी मधु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, पर ये गरीबी ही हम किसानों की किस्मत है। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ताई का बेटा राघव खड़ा था। दीदी, ये कुछ सवाल हैं, जरा समझा दोगी? अच्छा, अंदर आ जाओ। क्यों रे, जब मैं चली जाऊंगी तब किससे पूछेगा? दीदी, आखिर तुम शादी कर ही क्यों रही हो? क्या करूं भाई, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलो तुम सवाल दिखाओ। बटुक और शारदा भी तब तक आ गए। राघव को नाश्ता करवाकर शारदा सारा राशन पानी कमरे में रखने चली गई। देखो जी, 1 महीने बाद ही लगन है। कुछ पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाता है तो सिर्फ एक गले की जंजीर ही बनवा लेना। कल बड़े भाई साहब से पूछ लूंगा, शायद बेटी की शादी के नाम पर कुछ मदद कर दें। तुम चंपा भाभी के सामने तो मांगना मत, नहीं तो वो बिल्कुल ही नहीं राजी होंगी और उनको भी मना कर देंगी। भाई साहब फिर भी हमारे परिवार का सुख दुख समझते हैं। अच्छा चलो, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत काम है। रात में शारदा की आंख खुली तो उसने देखा कि कद्दू बटुक लेकर आया था। वो कद्दू लुढ़कते हुए उसकी चारपाई के पास आ गया। हैं? ये कहाँ से आ गया? मैं तो इसको कोने में रख कर आई थी। ये तो घर का कद्दू था। मैंने सोचा था सब्जी बनाकर भोग लगाऊंगी, पर ये कहाँ से आ गया? कैसे? तुमने मुझे एक कोने में क्यों रखा? मेरी सब्जी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना। कद्दू को बोलते हुए देखकर शारदा डर गई। अरे, शादी के काम में मैं भूल ही गई। कल सबसे पहले यही काम करूंगी। कद्दू वहीं रखकर, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, आज तक सब्जी पाती को बोलते हुए तो नहीं देखा था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नहा धोकर उसने जैसे ही कद्दू काटने के लिए उठाया, उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और उसमें से ढेर सारा सोना निकलकर बिखर गया। देख क्या रही हो शारदा, जल्दी से सारा सोना उठा लो और बिटिया को जितना भी गहना बनवाने का सोचा था बनवा लो। सब्जी बनाकर भोग लगा दो और बीज अपने आंगन में कहीं बो देना। शारदा ठगी सी खड़ी थी, फिर एकाएक उसे होश आया। उसने झट से सारा सोना उठाकर संदूक में रख दिया और सब्जी बनाकर भोग लगाने चली गई।
हे दीनबंधु, जैसे आपने मेरी लाज रख ली वैसे ही सबकी रखना। सुनो जी, भाई साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत पूरी हो गई है। क्या कहती हो? शारदा ने बटुक से सारी बातें बता दी। बटुक के चेहरे पर खुशी आ गई। उसी दिन दोपहर को मधु को लेकर सुनार की दुकान पर जाने के लिए सोचा। मधु, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो सुनार के यहाँ से कुछ बनवा लाते हैं। दोनों सुनार के यहाँ से ढेर सारे गहने बनवा कर ले आए। शारदा ने कुछ सोना बेचा और उसका पैसा ले लिया। अपने लिए भी सोने की चूड़ियाँ, चेन और झुमके खरीद लिए। इतने गहने देखकर भी उसको कोई खुशी नहीं थी। उसकी तो एक ही रट थी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। दूसरे दिन सुबह सुबह, अरे शारदा, तुमने कल ही तो बीज लगाया था ना? ये देखो, आंगन में कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हैं। एक तोड़ लो, भोग लगा लेंगे। बटुक ने कद्दू तोड़कर रख दिया। शारदा नहाने गई। वहाँ से आई तो कद्दू काटने बैठी, पर जैसे ही कद्दू काटा उसमें पहले की तरह ढेर सारा सोना निकला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कह रही थी कि अब हमारे पास बहुत सोना है, ये शादी रोक क्यों नहीं देते? मधु को पढ़ने का इतना मन था, पर पैसे के अभाव में हमने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अगर डॉक्टर बन गई तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। हमारी तरह से गरीबी की मार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, पर बिरादरी वाले तो यही सोचेंगे कि हमारी मधु में ही कोई खोट है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। देखो जी, जब हमारी मधु पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो यही बिरादरी वाले हमारी प्रशंसा भी करेंगे। मधु झट से आई। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, बापू, मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों का ही इलाज करूंगी। ठीक है, मैं आज ही लड़के वालों को खबर भिजवा देता हूँ कि अभी हमें शादी नहीं करवानी है। मधु की शादी नहीं हो रही है, ये खबर गांव में फैल गई। गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। जो जहां बैठता सबकी चर्चा का यही विषय रहता था। शारदा की जेठानी चंपा तो सबसे ज्यादा बातें बनाने लगी। उन्हें खलबली मची थी कि रिश्ता क्यों टूट गया। बटुक और शारदा मधु का एडमिशन करवाने शहर चले गए। उनके शहर जाते ही चंपा का माथा ठनक गया कि जरूर कोई बात है। मधु का 12वीं का रिजल्ट देखते ही उसका एडमिशन हो गया। उसको आसानी से हॉस्टल भी मिल गया, क्योंकि उन दिनों बहुत कम लड़कियां मेडिकल की पढ़ाई करती थी। बेटी, अब हम जा रहे हैं। मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे भाग्य से ही हमें जादुई कद्दू मिला है। हाँ बापू, तुम चिंता मत करो। जैसे ही छुट्टियां होंगी मैं गांव आ जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी से अलग होने के समय शारदा की आंखें भर आई। वो दोनों गांव में आए तो उन्होंने देखा उनके जेठ और चंपा घर के बाहर बैठे थे। अरे आप लोग हमारे यहाँ? शारदा, तुम लोगों ने तो मधु की शादी टूटने की खबर भी नहीं दी। उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? भाभी, उन्होंने नहीं, हमने खुद रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मधु डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी और हम उसका दाखिला करवाने ही गए थे। इतना पैसा कहाँ से ले आए? जो पैसे उसकी शादी पर खर्च करने के लिए रखे थे उसी से उसका दाखिला करवा दिया। चंपा को यह बात समझ नहीं आई। इतना ही शौक था लड़की को पढ़ाने का तो शादी तय ही क्यों की? ये लोग बहाने बना रहे हैं, बात कुछ और ही है, पता लगाना पड़ेगा। उसी दिन से उसने शारदा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह से पता लगा लिया कि उनके पास जादुई कद्दू की मेहरबानी से पैसा आ रहा है। एक दिन जब सब सो रहे थे तब उसने अपने बेटे राघव से कहा, चाची के आंगन से कद्दू लेकर आओ, पर कोई देखने ना पाए। माँ, मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ ने जब बहुत जिद की, अभी नहीं माँ, रात में जाऊंगा। रात में राघव उनके आंगन में कूद गया और कद्दू ले आया। चंपा ने जैसे ही कद्दू तोड़ा तो कद्दू उसके मुंह पर आकर चिपक गया। उसने लाख छुड़ाने की कोशिश की, पर कद्दू तो उनके मुंह से हटा ही नहीं। बचाओ बचाओ! अरे ये क्या हुआ माँ? उसने भी बहुत छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो। राघव एक चाकू लेकर आया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, मैं चाची को बुलाकर ही लाता हूँ। वो भाग कर गया और शारदा को बुलाकर लाया। ये क्या हुआ? चाची, ये तुम्हारे आंगन का कद्दू है। माँ ने जैसे ही इसे काटा, ये आकर उनके मुंह पर ही चिपक गया। देखो जरा। शारदा के हाथ लगाते ही कद्दू नीचे गिर गया। शारदा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम लोगों को पराया समझा, पर आज अगर तुम ना आती तो इस मुए कद्दू ने तो मेरी जान ही ले ली होती। शारदा ने घर जाकर बटू को सारी बातें बताई। दोनों खूब हंसे। 5 साल के बाद मधु की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई।
उन लोगों के पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मधु ने बापू का ऑपरेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गए। मधु भी एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो गई। कुछ ही दिनों में बटुक और शारदा ने मधु का विवाह उसके साथ ही पढ़ने वाले एक डॉक्टर से कर दिया। वाह भाई, किस्मत हो तो बटुक जैसी। यहाँ तो कोसों तक के गांव में कोई अपनी लड़की का डॉक्टर नहीं बना पाया। बटुक की बिटिया ने पूरी गांव के नाम रोशन कर दिया है। वाह! जादुई कद्दू ने उनके जीवन को संवार दिया था।